हैं बिस्मिल्लाह करके, और अगर ना समझ आया फिर हम अपने स्टैनफोर्ड की लेक्चर की तरफ चले जाएंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। तो आपके पास ये हिस्ट्री है, जैसे कल ये बता रहे थे जैन भाई कि ये 2018 में स्टार्ट हुआ है, और ये इसके मुख्तलिफ किस्म के मॉडल जो उनकी रिसर्चेज हैं, आपने देखा था कि हर मॉडल का एक अलग एक पर्पज़ होता है। तो हर मॉडल अपने डिफरेंट यानी कि पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। The transformer architecture was introduced in June 2017. The focus of the original research was on the translation task. This was followed by the introduction of several influential models, including अब आपके पास ये सारे, जैसे ही आपका 2017 में ये डिस्कवर किया है उन्होंने, उसके बाद बहुत सारे मॉडल आगे आ गए ये। तो इसमें बताया गया कि ये क्या क्या करते हैं ये वाले मॉडल। ये उसका रिसर्च पेपर है ट्रांसफार्मर्स का। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, इसको पढ़ना चाहें तो। उसके बाद ये जीपीटी है, द फर्स्ट प्री ट्रेन मॉडल ट्रांसफर मॉडल। ये सबसे पहला मॉडल था ये जीपीटी ये वाला, यूज्ड फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑन वेरियस एनएलपी टास्क एंड ऑब्टेन द स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स। और फिर बर्ट आया है, BRT। बर्ट जो है ये भी रिसर्च पेपर है। तो मेरे ख्याल में नेट का कोई इशू है शायद। ये भी रिसर्च पेपर है, प्री ट्रेनिंग ऑफ डीप बायो डायरेक्शनल ट्रांसफार्मर। बर्ट का मतलब है प्री ट्रेनिंग ऑफ डीप बायो डायरेक्शनल ट्रांसफार्मर्स। तो ये है इसका बर्ट ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका एक और मॉडल है। उसके बाद आपके पास जीपी, ये क्या करता है, ये करता है डिज़ाइन टू प्रोड्यूस बेटर समरीज ऑफ समरीज प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने कल देखा है। और ये क्या करता है जी, ये वाला GPT-2 जो है, ये क्या करता है, दैट वाज नॉट इमीडिएटली पब्लिकली रिलीज ड्यू टू द एथिकल कंसर्न्स। ये इम्प्रूव्ड मॉडल था, वर्जन GPT का इम्प्रूव्ड वर्जन। इस तरीके से ये सारे मॉडल्स, इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, हर मॉडल अपना काम करता है। दिस इज फार फ्रॉम comprehensive and just mean to highlight a few of the different kind of models। हमने मेरे ख्याल कल देखा था वहाँ पे कोई कितने 2000 के करीब मॉडल इसके ऊपर बेस्ड हैं ट्रांसफार्मर्स के ऊपर। 29,000। अच्छा, और ये 29,000। जी हाँ। और इसके अलावा ये भी है कि ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के मतलब ट्रांसफार्मर के नहीं, अपने मॉडल्स मतलब कहने का ये है कि ट्रांसफार्मर पे बेस करते हैं। हत्ता कि ये जितने भी मॉडल्स आए हैं जैसा कि GPT-3 है, T5 है, बर्ट है, ये डिफरेंट कंपनीज ने डिजाइन किए हैं। ठीक है। अच्छा। अगर इसके GPT-2 की बात करें तो ये ओपन AI ने डिजाइन किया है, मतलब उसके नेक्स्ट वर्जन जो रिलीज कर रहा है। और T5 जो है वो गूगल का है। अच्छा, सही 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 सही। जी हाँ। ये हगिंग फेस नहीं बना रहा है, हगिंग फेस ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। फॉर एग्जांपल आने वाले वक्त में हम एक कोई मॉडल डिजाइन कर लेते हैं उर्दू लैंग्वेज पे, तो वो होगा ये कि हम उसे यहाँ पे पब्लिश करवा देते हैं, जो लोग यूज करें। हम्म। जी हाँ। ये हैं जी आपके ट्रांसफार्मर का बेसिक मॉडल आर्किटेक्चर। यहाँ इनपुट हैं, ये यहाँ से इनपुट्स आ रही हैं, फिर मल्टी हेड अटेंशन, फीड फॉरवर्ड, डिफरेंट किस्म के आपके फीडबैक्स, एनकोडर डिकोडर्स, ये चीज़ें हैं। ये तो एक रिसर्च वर्क है, मैथमेटिक्स बहुत होगी इसमें। तो हमने ज़रा हाई लेवल देखना है कि ताकि समझ आ जाए हमें, ज़्यादा मैथमेटिक्स में तो नहीं जाना ना हमने। तो द लिस्ट यानी कि द लिस्ट बहुत बड़ी है उसमें, लेकिन जेनरिकली जो है दे कैन ग्रुप बी इन 3 कैटेगरीज। आपके पास जीपीटी लाइक है, आल्सो कॉल्ड ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफर मॉडल्स है, जीपीटी लाइक और बर्ट लाइक और बार्ट लाइक, बार्ट और T5 लाइक। ये आपके गूगल के हैं मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं। जीपीटी जो है आपका ऑटोग्रेसिव है, और बर्ट जो है आपका ऑटो एनकोडर है, और बार्ट जो है आपका सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग।
We will dive into these families in more depth later on. अच्छा जी, transformer और language model. All the transformer model mentioned above, GP2, BERT, BART, T5, etc. have been trained as language models. अच्छा, बेसिकली ये तीन आपके हैं कैटेगरीज, फिर उसके आगे जो भी नए आ रहे हैं वो सारे इन्हीं पे बेस कर रहे हैं. दैट मीन्स आपके पास ये सारे ट्रेंड मॉडल्स हैं, language models, and this means they have been trained on large amount of raw text in a self-supervised fashion. Self-supervised learning is a type of training in which the objective is automatically computed from the inputs of the model. That means the human are not needed to label the data. जबरदस्त, यानी आपने लेबलिंग भी नहीं करनी डाटा की, वो खुद ही लेबल करेगा और खुद ही आपको इन्फ्रेंस निकाल के देगा. This type of model develop a statistical understanding of the language it has been trained on, but it is not very useful for specific practical tasks. ठीक है. Because of this, the general pre-trained model then goes through the process called transfer learning. असल में ये कोई transfer learning वाला concept, जो हम एक model लेते हैं और उसकी layers को freeze करते हैं और उसके ऊपर अपने एक problem को हम मतलब इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं वहाँ से, एक नया उसके ऊपर हम लेयर लगाते हैं, डेंस लेयर, और हम उसमें इन्फ्रेंस निकालते हैं. तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक प्री ट्रेन मॉडल लेते हैं, उसके ऊपर अपने नया नया डाटा डालते हैं और उसमें इन्फ्रेंस आ जाती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मॉडल इज फाइन ट्यून्ड इन अ सुपरवाइज्ड वे. तो हम इसको फाइन ट्यून करते हैं. That is using human annotated labels on a given task. तो होता क्या है कि फाइन ट्यून होता है, उसका मतलब ये है कि अच्छा, ये ह्यूमन एनोटेटेड लेबल्स ऑन अ गिवन टास्क, ये तो ह्यूमन एनोटेटेड लेबल की बात भी कर रहा है, लेकिन यहाँ कर रहा है कि यहाँ कह रहा है कि लेबल्स की ज़रूरत नहीं है. एक मिनट, यहाँ भी कह रहा था ये, that means that human are not needed to label the data, but यहाँ कह रहा है कि during the process the model is fine tuned in a supervised way, that is using human annotated labels on a given task. नहीं, वो उसने बताया कि इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क. जनरल काम कर लेगा इसके साथ, लेकिन प्रैक्टिकल टास्क के लिए, या स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क के लिए उसको फिर वो ट्रांसफर लर्निंग करवानी पड़ती है उसकी. ये जो अच्छा इस पैरा के शुरू में लिखा हुआ है ना, बट इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क. अच्छा 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 अच्छा. Because of this, general pre-trained model then goes through a process called transfer learning. During this process the model is fine tuned in a supervised way. अच्छा, सुपरवाइज वे में फाइन ट्यून करना होगा, मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक टास्क पे करना है, किसी स्पेसिफिक टास्क जो कि उस मॉडल ने पहले परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए अगर आप प्रॉब्लम एट हैंड ज़रा डिफरेंट है थोड़ा सा, तो फिर जो है आप क्या करना है कि आप उसको फाइन ट्यून करेंगे सुपरवाइज्ड वे में. जैसे कि आप लेबल्ड डाटा उसके अंदर फिर आप फीड करेंगे, सुपरवाइज्ड वे में करेंगे. मतलब जेनेरिक टास्क तो हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक टास्क की तरफ आना है तो फिर आपको इसमें डाटा जो फीड करना होगा वो फाइन ट्यून करके करना होगा. An example of the task is predicting the next word in a sentence having read the n previous words. तो ये तो आपका वो हो गया ना कि मतलब वर्ड प्रेडिक्शन करनी है. दिस इज कॉल्ड कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग because the output depends on the past and the present inputs but not the future ones. जैसे ये है my name is, my name is this, my name is this. Another example of is masked language model in which the model predicts a masked word in the sentence. अच्छा, ये अभी इन्होंने हमें एग्जांपल कल दिखाई थी कि हम एक मास्क का वर्ड डालते हैं, उसके दरमियान उसके मतलब अराउंड जो है ये ब्रैकेट डालते हैं, तो उसका जो है प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पे क्या आएगा. तो ये मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग हो गई या कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग हो गई. तो ये जो है आपका
इस तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं। प्री ट्रेन मॉडल्स हैं ये। अच्छा, ट्रांसफार्मर और बिग मॉडल apart from a few outliers like Distilbert, a general strategy to achieve better performance is by increasing the model size as well as the amount of the data they are pre-trained on. तो मॉडल्स साइज इंक्रीज करना पड़ता है अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, ठीक है, और डेटा जो है ज़्यादा आपको ट्रेन कराना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली training a model especially on a large one requires a large amount of data. अगर आपके पास मॉडल बड़ा है और उसको ट्रेन करा रहे हैं तो आपको ह्यूज डेटा चाहिए। This becomes very costly in terms of time and compute resources. It even translates to environment impact. As can be seen in the following graph. तो ये ग्राफ जो है ये क्या स्टेट ऑफ द आर्ट LM ट्रेनिंग बिग साइंस वर्कशॉप इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट 200 बिलियन पैरामीटर्स। CO2 इमिशन जो है आपके, यानी कि जो आपके सर्वर्स रन होते हैं या आपके यानी कि टॉक्सिक गैसेस या टॉक्सिक एयर रिलीज होती है, तो आपकी जो है अगर आप 200 बिलियन पैरामीटर ट्रेन कराएं तो कितने 75,000 किलो कार्बन इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगी। इसको वीडियो को सर ये देखने, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में, जी जी इसे ओपन कीजिएगा। इस पे हम देखते हैं कैजुअल लैंग्वेज क्या है और बाकी थोड़ा बहुत इसी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। कैजुअल लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लॉसरी, अच्छा ऊपर ऊपर चले जाएं, ऊपर ऊपर स्टार्ट पे। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर लें। कैजुअल लैंग्वेज किधर है? थर्ड लाइन देखें, ऊपर चले। अच्छा ये है CLM, Casual Language Modeling, a pre-training task where the model reads the text in order and has to predict the next word. It is usually done by reading the whole sentence, but using a mask inside the model to hide the future tokens at a certain timestamp. ये तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं या मिडल में वो प्रिडिक्ट कर रहा है? कैजुअल लैंग्वेज मॉडल नेक्स्ट वर्ड। जी हाँ। लेकिन यहाँ पे जो ये कह रहा है कि इट इज यूजुअली डन बाय रीडिंग द होल सेंटेंस बट यूजिंग अ मास्क इनसाइड द मॉडल टू हाइड द फ्यूचर टोकन्स एट अ सर्टेन टाइम स्टैम्प। अच्छा ये ठीक है, ये आपके मतलब सेंटेंस के आगे नेक्स्ट वर्ड ये क्या आएगा, ये वो है कैजुअल लैंग्वेज मॉडल जो है वो, सही। अच्छा ये ग्लॉसरी है, ये कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे मतलब आप क्या सर्च कर सकते हैं ये कहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे? है ना इसकी, मतलब जो आपको मिलेगी इसमें। अगर नीचे आ जाए तो वो सारा बता रहा है, मॉडल्स भी दिए हुए हैं, कैसे इन्हें फाइन ट्यून करना है, कैसे कैसे लगाने हैं। कोर्स थोड़ा अलग है, मतलब जो कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं उसमें चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनपुट आईडीज क्या है, टेंशन मास्क क्या है, मतलब वो एक एक चीज को जरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो ये हम एज अ मतलब अगर आप वहाँ पे समझ नहीं आती यहाँ से आके हम इसको देख सकते जी हैं। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ आना पड़ेगा। सही सही। चलें इसको, ये कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ट्रांसफार्मर्स देखें, कितनी इमिशन हो रही है, 200 बिलियन पैरामीटर्स
ये ऊपर जो है So let's talk about the carbon footprint of transformers. Maybe you've seen headlines such as this one, that training a single AI model can emit as much carbon as 5 cars in their lifetimes. So when is this true, and is it always true? Well, it actually depends on several things. Most importantly, it depends on the type of energy you're using. If you're using renewable energy, such as solar, wind, hydroelectricity, you're really not emitting any carbon at all, or very, very little. If you're using non-renewable energy sources, such as coal, then their carbon footprint is a lot higher, because essentially you're emitting a lot of greenhouse gases. Another aspect is training time. So the longer you train, the more energy you use. The more carbon you emit, right? So this really adds up, especially if you're training large models for hours and days and weeks. The hardware you use also matters, because some GPUs, for example, are more efficient than others. And utilizing efficient GPUs properly, so using them 100% all of the time, can really reduce the energy consumption that you have, and then once again, reduce your carbon footprint. There's also other aspects such as I/O, such as data, etc., but these are the main three that you should focus on. So when I talk about energy sources and carbon intensity, what does that really mean? So if you look at the top of the screen, you have a carbon footprint of a cloud computing instance in Mumbai, India, which emits 920 grams of CO2 per kilowatt hour. This is almost 1 kilogram of CO2 per kilowatt hour of electricity used. If you compare that with Canada, Montreal, where I am right now, 20 grams of CO2 per kilowatt hour. So that's a really, really big difference, almost more than 40 times more carbon emitted in Mumbai versus Montreal. And so this can really, really add up. If you're training a model for weeks, for example, you're multiplying times 40 the carbon that you're emitting. So choosing the right instance, choosing a low carbon compute instance, is really the most impactful thing that you can do. And this is where it can really add up if you're training in a very intensive, in a very carbon intensive region. Other elements to consider, for example, using pre-trained models. That's the machine learning equivalent of recycling. When you have pre-trained models available, using them, you're not emitting any carbon at all, right? You're not retraining anything. So that's also doing your homework and kind of looking around what already exists. Fine-tuning instead of training from scratch. So once again, if you find a model that is almost what you need but not quite, fine-tuning the last couple of layers, making it really fit your purpose instead of training a large. अब इसमें जो हमें पता चला ना, ये बात मतलब एक तो है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम एट हैंड है, हो सकता है कि उसके जो 26,000 27,000 जितने मॉडल हैं उसके अंदर वो प्रॉब्लम ऑलरेडी कवर्ड हो, तो वो आप मतलब डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो कि मतलब एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है उन मॉडल्स के, फिर हम फाइन ट्यूनिंग के जरिए, जैसे कि आप एक कुछ लेयर को मतलब डिसअसेंबल करके अपनी लेयर्स लगा के फिर आप उसको फाइन ट्यून कर लें उस मॉडल को। Scratch can really help. Starting with smaller experiments and debugging as you go. So that means, for example, figuring out data encoding, figuring out, making sure that there's no small bugs that you'll realize, 16 hours into training. Starting small and really making sure that what you're doing, what your code is stable. And then finally, doing a literature review to choose hyperparameter ranges, and then following up with a random search instead of a grid search. So random searches for hyperparameters combinations have actually shown to be as efficient in finding the optimal configuration as grid search, but obviously you're not trying all possible combinations, you're only trying a subset of them, so this can really help as well. So now if we go back to the original paper by Strubel et al. In 2019, the infamous 5 cars in their lifetimes paper, if you just look at a transformer, a 200 million parameter transformer, its carbon footprint is around 200 pounds of CO2, which is significant, but it's nowhere near 5 cars, right? It's not even a transatlantic flight. How it really adds up is when you're doing neural architecture search, when you're doing hyperparameter tuning, and this is trying all possible combinations, et cetera, and this is where like the 600,000 pounds of CO2 came from. So this is really where things add up.
So, but if you're doing things mindfully and conscientiously, then your carbon footprint won't be as big as the paper implied. Some tools to figure out how much CO2 exactly you're emitting. There's a web-based tool called the Machine Learning's Emissions Calculator, which allows you to manually input, for example, which hardware you used, how many hours you used it for, where it was located, locally or in the cloud, and then it's going to give you an estimate of how much CO2 you emitted. Another tool that does this programmatically is called Code Carbon. So you can pip install it. You can go to the GitHub, and essentially it runs in parallel to your code. So essentially you call it, and then you do all your training, and then at the end it's going to give you an estimate, a CSV file with an estimate of your emissions, and it's going to give you some comparisons. It's got a visual UI where you can really. ये आप ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, उसके बाद इसका इंस्टेंस स्टार्ट कर दो, इमिशन ट्रैकर कि कितनी कार्बन जो है ना आपने मतलब आपके मॉडल ने जो ना वो रिलीज की है। अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, जैसा कि उन्होंने ना पीछे थोड़ा दिखाया था कि मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूजेज हो रही है, मतलब होगी, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है, मतलब, और कनाडा में सबसे लो थी इसमें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, कि भाई आपका सोलर वगैरह, और दूसरा यह कि वो ठंडे इलाके हैं, तो मतलब ठंड की वजह से आपको एसी नहीं यूज़ करना पड़ते है, तो वहाँ पे जितने भी आप जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके सीपीयू में से या हीट निकल रही, नहीं, ये आपको एज ए टोटल आपका ना देख रहे हैं कि भाई आपके जो पावर सोर्स है वो जनरेट कर रही है पावर, और वहाँ पे कितनी एमिशन हो रही है, आपकी कूलिंग के अंदर जो है वो कितनी एमिशन हो रही है कार्बन की। और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इंडिया में और कनाडा दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक वेदर कंडीशन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे, वेदर कंडीशन एग्जैक्टली। नहीं, इसके अलावा ना वहाँ पे कोल का बहुत बड़ा काम था इंडिया में, जब उसके ये अंग्रेज थे ना, तो इन्होंने बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री कोल की डेवलप की थी, तो वो उनका काम कोयले से चलता है, और कोयला काफी डर्टी एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानों में बहुत बहुत एमिट करता है। इसके मुकाबले में जैसे पाकिस्तान में अगर हाइडल पावर स्टेशन हैं, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट करते अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में, लेकिन जब आप वहाँ पे वो जो फ्यूल जनरेटेड प्लांट्स आएंगे तो फिर वो एमिट करेंगे, जो फर्नेस ऑयल से जनरेट करते हैं। ये सारी गेम है। पॉपुलेशन भी एक अपना रोल रखती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ये चीजें यूज होंगी, तो इस वजह से इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। हाँ जी, वो वहाँ पे असल में काम भी हो रहा है ना आईटी का, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा चाइना में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी मतलब बिगिनिंग है, या अभी मतलब समझे कि स्टार्टअप हो रहा है। तो चाइना में भी, जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, चाइना में भी कोल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ इसीलिए जो है ना वहाँ पे भी कार्बन एमिशन जो है ना वो 2nd या 3rd नंबर पे थी, अभी आप उसमें ना नज़र आ रही थी। चले आगे चलते हैं, इसको खत्म करें। Look at how this compares to driving a car or watching TV, so it can give you an idea of the scope of your emissions as well. And actually, Code Carbon is already integrated into Auto NLP, and hopefully people will be using it out of the box and easily tracking their emissions all through training and deploying transformers. अच्छा जी, and this is showing a project for a very big model led by a team consciously trying to reduce the environmental impact of pretending the footprint of running lots of trials to get the best hyperparameters would be even higher. Imagine if each time a research team, student organization, or company wanted to train a model and it did so from scratch. This would lead to huge unnecessary global costs. This is why sharing language model is paramount. Sharing the pre-trained weights and building on the top of already trained weights reduces overall compute cost and carbon footprint of the community. अच्छा, ये ट्रांसफर लर्निंग को हम इसमें देखते हैं, इसके ट्रांसफॉर्मर्स की शायद डोमेन में ये बताएंगे कि What is transfer learning?
The idea of transfer learning is to leverage the knowledge acquired by a model trained with lots of data on another task. The model A will be trained specifically for task A. Now let's say you want to train a model B for a different task. One option would be to train the model from scratch. This could take lots of computation, time, and data. Instead, we could initialize model B with the same weights as model A, transferring the knowledge of model A on task B. When training from scratch, all the model's weights are initialized randomly. In this example, we are training a BERT model on the task of recognizing if two sentences are similar or not. On the left, it's trained from scratch, and on the right, it's fine-tuning a pre-trained model. As we can see, using transfer learning on the pre-trained model yields better results. And it doesn't matter if you train longer. The training from scratch is capped around 70% accuracy, while the pre-trained model beats the 86% easily. This is because pre-trained models are usually trained on large amounts of data that provides the model with a statistical understanding of the language used during pre-training. In computer vision, transfer learning has been applied successfully for almost 10 years. Models are frequently pre-trained on ImageNet, a dataset containing 1.2 million of photo images. Each image is classified by one of 1,000 labels. Training like this, on labeled data, is called supervised learning. In natural language processing, transfer learning is a bit more recent. A key difference with ImageNet is that the training is usually self-supervised, which means it doesn't require human annotation for the labels. अच्छा, यहाँ पे अब बात जो उसने की कि ट्रांसफर लर्निंग जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की डोमेन में बताएंगे तो कह रहा है कि ह्यूमन लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ह्यूमन यानी कि आपका जो नया डेटा है, नया टाइप आपका है, नया टाइप का कोई प्रॉब्लम है जो कि उस एग्जिस्टिंग में नहीं है, तो आपको लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब जो ये कह रहा है, दोबारा सुन लें थोड़ा इसको. Is a bit more. Training like this, on labeled data, is called supervised learning. In natural language processing, transfer learning is a bit more recent. A key difference with ImageNet is that the training is usually self-supervised, which means it doesn't require human annotation for the labels. A very common pre-training objective is to guess the next word in a sentence, which only requires lots and lots of text. GPT-2, for instance, was pre-trained this way using the content of 45 million links posted by users on Reddit. Another example of self-supervised pre-training objective is to predict the value of randomly masked words, which is similar to fill-in-the-blank tests you may have done in school. By users on Reddit. GPT-2, for instance, was pre-trained this way using the content of 45 million links posted by users on Reddit. Another example of self-supervised pre-training objective is to predict the value of randomly masked words, which is similar to fill-in-the-blank tests you may have done in school. BERT was pre-trained this way using the English Wikipedia and 11,000 unpublished books. In practice, transfer learning is applied on a given model by throwing away its head, that is, its last layers focused on the pre-training objective, and replacing it with a new, randomly initialized head suitable for the task at hand. For instance, when we fine-tuned the BERT model earlier, we removed the head that classified masked words and replaced it with a classifier with two outputs, since our task had two labels. To be as efficient as possible, the pre-trained model used should be as similar as possible to the task it's fine-tuned on. For instance, if the problem is to classify German sentences, it's best to use a German pre-trained model. But with the good comes the bad. The pre-trained model does not only transfer its knowledge, but also any bias it may contain. ImageNet mostly contains images coming from the United States and Western Europe. The models fine-tuned with it usually will perform better on images from these countries. OpenAI also studied the bias in the prediction of its GPT-3 model, which was pre-trained using the guess the next word objective. Changing the gender of the prompt from he was very to she was very
changed the predictions from mostly neutral objectives to almost only physical ones. In the model card of the GPT-2 model, OpenAI also acknowledges its bias and discourages its use in systems that interact with humans. ये रशियन लग रहा है मुझे बंदा। ऐसे कौन सा ये जो बंदा था। रशियन? आपको सारी समझ आ गई? मुझे मतलब 70% समझ, 80% समझ आई है इसकी, लेकिन मतलब आइडिया आ गया है। ऐसे दोबारा पे स्टार्ट कर। क्यों यार, समझ नहीं आई? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि क्लास दोबारा स्टार्ट कर दे, 10 सेकंड रह गए। अच्छा ठीक है, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, आप लोग कंटिन्यू करें फिर यहाँ से, ठीक है?